नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं और ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। मेरी शरण स्त्री तो मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदन मोहन मालवीय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं मैं डेली 1-2 चैप्टर पढ़ करके जो उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपकी प्रैक्टिस सेट में डालती हूँ। तो इसका आप अलग से नोट डाउन करते रहें और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको 100% फिक्स करेंगे। बाकी तो तैयारी आपको करनी ही है, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और तो इसके आप अलग नोट्स बना लें। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ये कथन जो है बी आपका सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। जबकि जो ये दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें वयोवृद्ध पुरुष की संज्ञा दी गई है। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि मिली थी। महामना की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था और ये पहले और अंतिम भारतीय थे जिन्हें ये उपाधि मिली थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का ग्लेडस्टोन इन्हें भारत का बोला जाता है। और एक दूसरा सेंटेंस जो है क्या है इनके बारे में? इन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही मृदुभाषी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन जो है ये इस कथन किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और ये अनुच्छेद जो होते हैं, अनुच्छेद तो मेनली एनसीईआरटी से ही आपके 90 to 95% एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। तो अनुच्छेद में सारे जितने भी अनुच्छेद एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो मैं धीरे धीरे आपको दे दूँगी। तो आप उनको अलग जो है नोट डाउन करते रहिए और इनको जो है अच्छे से मेमोराइज कीजिए। इन्हीं में से आपके 90 to 95% अनुच्छेद आपके इन्हीं में से आएंगे। ये ज़्यादा बाहर से नहीं पूछता है, एनसीईआरटी से ही पूछता है। बहुत सारे अनुच्छेद हैं, मैं देती रहूँगी। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 249 और डी अनुच्छेद 51 का। तो किसमें दिया गया है? तो आपका जो है ये अनुच्छेद 324 ये सही हो जाता है क्योंकि जो चुनाव आयोग का वर्णन इसी में किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। और इसमें क्या है, जो 1989 तक क्या था, ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। लेकिन जो है जैसे ही 1989 के जनरल इलेक्शन होते हैं उसके जस्ट पहले इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है और उसके बाद इसमें कई बार चेंजेस होते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन फाइनली अभी ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें जो है 3 मेंबर होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो और ये जो होता है ये अध्यक्षता यही करता है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ ये अध्यक्षता का इसको अधिकार अलग से है, बाकी इन सब की पावर इक्वल है।
इनकी बराबर पावर है, बराबर इनके अधिकार पावर वगैरह जो हैं ये बराबर हैं। ये एक दूसरे पर अपनी मर्जी नहीं थोपते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इन तीनों के सहमत से लिए जाते हैं चुनाव आयोग में। और देखते हैं ये अनुच्छेद 249 क्या कहता है। अनुच्छेद 249 कहता है कि इसको भी हम देख ही लेते हैं क्या कह रहा है ये, कि 2/3 बहुमत से और कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित, अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो 2/3 बहुमत से और जो कुल सदस्य संख्या है उसकी स्पष्ट बहुमत होनी चाहिए। उससे क्या होता है, अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है, तब प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सूची का विषय पर जो है केंद्र को अधिकार मिल जाता है कि वो कोई प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची का सब्जेक्ट जो है राष्ट्रीय महत्व का है। उसके बाद जो है केंद्र को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। देखते हैं अनुच्छेद 51 का क्या कहता है। 51 का में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य जो है ये इंसर्ट किए गए हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है, बहुत ही ईजी है, आप सबको पता है, आप इसको इसलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है। आप सब बहुत नॉलेजेबल हैं, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिसको नहीं पता है तो थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज करवाइए और ये चीज़ें हमें अनुच्छेद 75 के बारे में हमें बताइए। तो इसमें हो जाता है आपका अनुच्छेद, ये जो भी ऑप्शन है ये सही हो जाता है। अनुच्छेद 34 में जो है चुनाव आयोग के बारे में उल्लिखित किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किस बिल के लिए किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है 1986। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन और ऑप्शन में जो है मेल नहीं कर रहे हैं दोनों, तो हम देख लेते हैं, इसको देखेंगे। क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, के लिए प्रयोग किस बिल के लिए किया गया तथा कब किया गया। ऐसे करके देख लेते हैं, हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। कब किया गया, दोनों चीज़ें हम देख लेंगे। तो कब किया गया, 1986 में ऑप्शन, या 1989 में, या 2005 में, या 1992 में, कब किया गया है। तो जो है आपका ये ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ये वयस्क जो ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ये जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, ये किया गया है 1986 में किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1986 में पॉकेट वीटो का ज्ञानी जैल सिंह प्रयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं। तो ये जो कौन से बिल पर, ये जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ये पोस्ट ऑफिस विधेयक था। तो इस पे क्या है, इन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया गया था। इस जो है बिल में क्या किया था, प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा रहा था, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था। ज्ञानी जैल सिंह को जो है ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ना तो उसको अनुमति दी, यानी कि साइन नहीं किए, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए दिया, क्योंकि पुनर्विचार के लिए देते तो वापस अगर संसद वही बिल फिर से सेम चीज़ भेज देती पारित करके, तो इनको मजबूरी हो जाती कि ये फिर से उसको अनुमति इनको देनी ही पड़ती। तो इन्होंने क्या किया, उसको टेबल पे ही पड़े रहने दिया, और उनका कार्यकाल पूरा होता है, दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, उन्होंने फिर साइन करके दिया, तब तक केंद्र में सरकार चेंज हो जाती है और फिर वो उस बिल पे काम नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। इसी को पॉकेट वीटो बोलते हैं कि ना तो अनुमति दो, ना पुनर्विचार के लिए भेजो। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो, मनी बिल नहीं है तो तभी ऐसा कर सकते हैं। तो वो अगर टेबल पर पड़ा रहेगा तो ये पॉकेट वीटो है, वो अनलिमिटेड टाइम तक टेबल पे रह सकता है। ज्ञानी मतलब राष्ट्रपति जो हैं हमारे, तो उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, और उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके जो प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था
उस विधेयक को उन्होंने बिल नहीं बनने दिया, कानून नहीं बनने दिया। तो इन्होंने जो है ये 1986 में इसका प्रयोग किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। देखते हैं 1989 में क्या हुआ था। 1989 में जो है वयस्क आयु जो है पहले कितनी थी, 21 वर्ष में जो है मतदान दिया जाता था, उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। यानी कि 18 वर्ष के जो युवक होंगे वो मतदान देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि वो वयस्क की श्रेणी में आ जाएंगे। 2005 में क्या किया गया, ये सूचना का अधिकार आया था। 2005 में सूचना का अधिकार आया था। और 1992 में क्या किया गया था, 1992 में जो है लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था कैसे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो का प्रयोग किस बिल पर किया, तो पोस्ट ऑफिस बिल पर किया था। इस पोस्ट ऑफिस बिल में हो क्या रहा था, प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था। कब किया, तो 1986 में किया। तो आपको ऑप्शन जो है ए राइट हो जाता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। ये भी NCERT का उठाया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसकी स्थापना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में होती है। और इसमें जो है SC के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक होंगे फॉर्मर, यानी कि फॉर्मर, ये भूतपूर्व एक ये होंगे भूतपूर्व चीफ जस्टिस एंड एक होंगे जस्टिस, वो भी होंगे फॉर्मर, यानी कि वो भी भूतपूर्व होंगे, जस्टिस होंगे, जज होंगे, एक चीफ जज होंगे और दूसरे होंगे जज। कहाँ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे, दोनों भूतपूर्व होंगे। और एक होंगे हाई कोर्ट के, ये भी भूतपूर्व जज, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, भूतपूर्व चीफ जस्टिस होंगे, ये भी चीफ जस्टिस होंगे। और 2 मेंबर और होंगे जिनको जो ह्यूमन राइट के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो ये 2 मेंबर और इसमें लिए जाएंगे। तो कुल मिला के 5 मेंबर इसमें होते हैं। 2 होंगे वहाँ से SC से भूतपूर्व होंगे जज और चीफ जस्टिस, और एक हाई कोर्ट से होंगे। 2 मेंबर और होंगे जिनको इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और इनका काम क्या होगा, अगर फंक्शन की बात करते हैं तो ये जहाँ पर ह्यूमन राइट वॉलेशन जो हो रहे हैं उनकी क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ये अपने आप भी इनको कुछ पता चलता है तो इनिशिएटिव ले सकते हैं। और या अगर पिटीशन कोई फाइल करता है कोई विक्टिम, उस पर भी ये देख सकते हैं। और इनका ये सिर्फ रिकमेंड करेंगे, इंक्वायरी करके रिकमेंड करेंगे किसको, गवर्नमेंट को और कोर्ट को, कि आप कुछ स्टेप लीजिए, यहाँ पर ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है। ये प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, यानी कि किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं या किसी को सज़ा वगैरह नहीं दे सकते हैं। और इनका अगर महत्वपूर्ण कार्य देखें तो जो गुजरात के दंगे में इनका जो इंक्वायरी, इन्होंने महत्वपूर्ण इंक्वायरी की थी, तो ये गुजरात के जो दंगे हुए थे, गुजरात के दंगों में, और ये डिसअपीयर्ड यूथ इन पंजाब, यानी कि पंजाब में गायब होता हुआ युवा, ऐसा इन 2 चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी गहरी इंक्वायरी की थी और काफ़ी रिकमेंडेशन दिए थे गवर्नमेंट को, कोर्ट को। तो ये हो गया आपका 19 जो मानवाधिकार के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ें थी वो हो गई। तो अब देखते हैं, अब दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1991 में क्या हुआ था, LPG पॉलिसी जो है इंडिया ने फॉलो किया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडिया को जो है प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो किया था और इंडिया की मार्केट को इसने खोल दिया था।
और 1992 की बात करें तो इसमें संवैधानिक दर्जा मिला था किसको, लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू। 1994 की बात करें तो ये आप बताएंगे मुझे 1994 में क्या हुआ था, कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंस इवेंट कुछ हुआ था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 108 और डी अनुच्छेद 111। तो जो है अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि मनी बिल जो है, मनी बिल ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसको जो है देख लेते हैं कि बाकी के जो हैं ये अनुच्छेद 17 क्या कहता है, ये अस्पृश्यता की अंत की बात करता है, यानी कि छुआछूत के अंत की बात करता है। देख लेते हैं इसको 108 क्या कहता है। अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि सदन के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, मनी बिल नहीं होना चाहिए, तो गतिरोध पैदा होने पर किसी जो है साधारण विधेयक पर गतिरोध पैदा होने पर राष्ट्रपति क्या करता है कि संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, गतिरोध को दूर करने के लिए बैठक बुला सकता है यदि वो मनी बिल नहीं है, साधारण विधेयक है तो। और दूसरी क्या चीज़ है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जो दोनों संसद की संयुक्त बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है कि ये राष्ट्रपति अनुमति की जो विधेयक होते हैं, तो राष्ट्रपति अनुमति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति अनुमति के बारे में ये बात करता है। तो जो अनुच्छेद 109 है, ये जो है मनी बिल, यहीं पर उल्लेखित है कि मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो किसने कहा है कपाट, यहाँ कपाट होगा, कपाट, सुरक्षा कपाट कहा है। ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VR अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने 356 को क्या बोला है, सुरक्षा कपाट बोला है। और इन्हें, क्योंकि आप सबको पता है ये संविधान के जो है नियमों में प्रारूप समिति के निर्माता अध्यक्ष रहे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान के निर्माण में। तो ये जो है इनको संविधान का वास्तुकार भी कहा जाता है। और इन्होंने ही 356 को क्या है बोला है, सुरक्षा कपाट बोला है। और 356 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में, ये 356 कहता क्या है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। जब अगर लगे कि संवैधानिक तरीके से जो है कोई राज्य, वहाँ की सरकार संवैधानिक तरीकों के द्वारा शासन नहीं कर रही है और या फिर वहाँ पर सरकार गठित होने में कोई परेशानी हो रही, तो उस राज्य में क्या है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो इसी को इन्होंने संविधान जो है क्या बोला है, सुरक्षा कपाट बोला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने धर्म का अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। बी है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। सी है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और डी है वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो जो ये आपका धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता जो मिलती है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिलती है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आ जाता है। और तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में है, नीति निर्देशक में ये नहीं आएगा। बाकी के तीनों जो है नीति निर्देशक में आएंगे। और जो ये विधिक सहायता है, समान न्याय तथा विधिक सहायता है, 39A में दिया गया है। जो अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगर हम कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करते हैं तो ये किस में दिया गया है? 43 में दिया गया है। अनुच्छेद 43 में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कहाँ की है तो ये दिया है 48A में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार में है, बाकी के ये तीनों जो हैं नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन के लेखक कौन हैं? पब्लिक ओपिनियन के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने बेंथम, रूसो, लॉक, लिपमैन। तो जो पब्लिक ओपिनियन जो बुक है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? लिपमैन है। जबकि बेंथम किसके हैं? द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। बेंथम की पुस्तक की बात करते हैं तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन ये इनकी बुक है। रूसो की है तो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लॉक की बुक की बात करते हैं तो टू treatises on गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये लिपमैन का ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो पब्लिक ओपिनियन जो है लिपमैन की पुस्तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता, जो ये वाक्यांश है कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है, किस संविधान से लिया गया है? तो जो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, ये किस संविधान से लिया गया, किस देश से लिया गया है इसका मतलब। ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो जो ये कानून की समक्ष समानता है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और जो एबी डायसी इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? कानून की समक्ष समानता इसका उद्भव जो है एबी डायसी की पुस्तक कौन सी? ये लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इस बात को डायसी ने कहा है कि कानून के सामने जो है समाज के सभी व्यक्ति बराबर हैं। वो चाहे किसी भी वर्ग, जात, कास्ट या मतलब अमीर हो या गरीब हो, कैसे भी हो, लेकिन वो कानून के समक्ष सभी बराबर है, ऐसा एबी डायसी ने कहा है। और ये विचार जो है एबी डायसी की पुस्तक से ही जो है उद्भव इसका माना जाता है। और इनकी ये पुस्तक आई थी 1885 में, जबकि कांग्रेस का गठन किया गया था। जो हमारा नेशनल कांग्रेस है इसका 85 में ही गठन हुआ था।
वाक्य है A.O. ह्यूम के द्वारा। और आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं अगर हम, तो इनसे लिया गया है, ये हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार लिया गया है। और मौलिक अधिकार के अलावा न्यायिक पुनरावलोकन जो है, ये भी, इस पे भी इन्होंने बात किया है। न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, विरोधियों और विधियों का समान संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें इनसे ली गई हैं। जबकि अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस से लिया गया था, क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र और तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीश ये लिया गया था। और ये तदर्थ न्यायाधीश की प्रावधान केवल SC यानी सुप्रीम कोर्ट में है और हाई कोर्ट में नहीं है। तो फ्रांस से ये लिया गया था। और गणतंत्र भी यहीं से, गणतंत्र, GST का जो है प्रावधान, ये सब यहीं से लिए गए हैं। जबकि कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से हमारा क्या है, संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमारी कनाडा से ली गई हैं। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सारी यहाँ से ली गई हैं। तो ऑप्शन A जो है हमारा सही हो जाता है कि ये जो कानून के समक्ष समता जो कि हमारे संविधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और ब्रिटेन में भी जो है ये वाक्य है, इसका उद्भव डाइसी की बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से माना जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसने कहा बोधा आधुनिक नहीं बन सका लेकिन वह मध्य युगीन भी नहीं रहा। ये किसने कहा है कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका लेकिन वह मध्य युगीन भी नहीं रहा। तो जो ये विचार है, ये सेवाइन के द्वारा कहा गया है। जब पहले तो बोधा ने अपने संप्रभु को सभी कानूनों से ऊपर कर दिया और बाद में उसको ऐसा भय हुआ, विरोधाभास हो गया कि कहीं हमारा जो है संप्रभु तानाशाह ना बन जाए। तो इस पर उसने बाद में उस पर जो है ईश्वरीय कानून का बंधन लगा दिया। कुछ मौलिक कानून हैं उनके अधीन कर दिया अपने जिसको संप्रभु को। तो इसी पर सेवाइन कहते हैं कि बोधा आधुनिक भी नहीं बन सका और मध्ययुगीन भी नहीं रहा। और अगर विलोबी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। विलोबी की बात करते हैं तो ये जो हैं, ये क्या कहते हैं कि विलोबी क्या कहते हैं, विलोबी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। और रूसो क्या कहते हैं, अगर रूसो की बात करते हैं तो रूसो कहते हैं कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। सार्वजनिक, क्योंकि ये जनरल विल की बात करते हैं तो इसलिए कहते हैं सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। शिवाइन ने ये कहा है संप्रभुता के बारे में, आलोचना करी है। और जो है गेटल क्या कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। जबकि इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है वो कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। ये सेम चीज़ है, ये हाब्स के द्वारा बोला गया है। हाब्स और गेटल की परिभाषा एक जैसी है, सिर्फ इन दोनों वर्डों का जो है अंतर हो गया है। वो
जो है गेटल विभाजित की बात करते हैं और हॉब्स सीमित की बात करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसने कहा न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्लेटो, अरस्तु, लास्की एवं हॉब्स। ये आपके सामने ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुनना है। तो आपका जो है ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। प्लेटो ने न्याय को नैतिक गुण माना है, क्योंकि प्लेटो क्या है, नैतिक गुण मानते हैं न्याय को, और ये मानते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है। और प्लेटो क्या है, न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं। तो ये है, ये जो कथन है ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। जबकि अरस्तु क्या मानते हैं, अरस्तु मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। इसका मतलब ये है कि अरस्तु ये कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति का योगदान राज्य के कार्यों में होता है, राज्य के कार्यों में, राज्य के विकास में या राज्य के कार्यों में जिस प्रकार से वो योगदान देता है, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में राज्य उसको पद सोपान और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है, ये अरस्तु जो है क्या मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाए, यही न्याय है। प्रत्येक को उचित भाग मिल जाना ही न्याय है, मिल जाना न्याय है, ये अरस्तु के अकॉर्डिंग है। और जो है लास्की क्या है, लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के जो हैं प्रवर्तक हैं। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के प्रवर्तक हैं, समर्थक हैं। निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हॉब्स हैं। जबकि प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है, क्या कहते हैं ये, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य की स्थापना करे, यही न्याय है। ये प्लेटो का कथन है। और तो ऑप्शन 11 जो क्वेश्चन 11 है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। न्याय मानवीय आत्मा का गुण है तथा मन की आदत है, ये प्लेटो द्वारा कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसने कहा सभी संपत्ति चोरी है। किसने कहा है, ऑप्शन आपके सामने है, ग्रोशियस, रूसो, प्रूधो और एडम स्मिथ। किसने कहा है, तो जो ये किसने कहा, ये संपत्ति चोरी है, ये किसने कहा है, प्रूधो ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रूधो एक अराजकतावादी विचारक हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, इनकी पुस्तक जो है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और ये कहते हैं कि ये सभी संपत्ति चोरी है तथा संपत्ति के धारक को चोर की श्रेणी में रखते हैं। ये कौन सी, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, इनकी बुक है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। ये प्रकाशित कब हुई थी, ये 1840 में ये प्रकाशित हुई थी। और इसमें कहते हैं कि सभी संपत्ति चोरी है और संपत्ति के धारक जो हैं, यानी कि संपत्ति जो जिनके पास संपत्ति है वो सब चोर हैं, ऐसा ये बोलते हैं। जबकि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में इकॉनमी के बारे में काफ़ी डेप्थ में विचार दिए हैं। और ये कहते हैं, वेल्थ ए भी होगा यहाँ पर, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कहते हैं कि जो है राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए किसको, राज्य को। और सभी ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को बाज़ार में खुला छोड़ दो और सभी अपनी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे, तो नेशन यानी राज्य की आय में, राष्ट्र की आय में अपने आप वृद्धि हो जाएगी, ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं। जबकि रूसो क्या है, रूसो निजी संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं और कहते हैं जब जो है प्राकृतिक अवस्था में इंसान था तो बहुत ही अच्छा था, सद्गुणी था, और जैसे इस निजी संपत्ति होती गई तो इसमें दुर्गुण आते गए, सारी इसकी नैतिकता जो है खोती चली गई। और इसने अपने प्राकृतिक जो
मानव था उसको आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है रूसों ने। और निजी संपत्ति का इन्होंने विरोध किया है। निजी संपत्ति को सभी बुराइयों का जड़ माना है। जबकि ग्रोशियस क्या है? ग्रोशियस हैं वाह्य संप्रभुता के ये जनक हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी प्रूदो सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? कौन विचारक मानता है? तो ऑप्शन है आपके सामने लास्की, रूसो, मार्क्स, अरस्तु। कौन मानता है? तो जो है ये नैसर्गिक संपत्ति को नैसर्गिक आपके अरस्तु मानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अरस्तु जो है संपत्ति को नैसर्गिक मानते हैं और ये कहते हैं कि प्रकृति द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है और भौतिक विकास के लिए और जो है आवश्यक वातावरण उत्पन्न कराने के लिए ये संपत्ति आवश्यक भी होती है। जो नैतिक और बौद्धिक विकास होता है इसमें कहते हैं ये अरस्तु मानते हैं कि संपत्ति आवश्यक होती है। और इन्होंने ये भी बोला है कि परिवार के पालन पोषण के लिए और जो हमारे मेहमान आते हैं उनके सत्कार के लिए संपत्ति का होना आवश्यक है। तो ये आपके अरस्तु जो हैं ये राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स क्या है बोलते हैं, मार्क्स को भी देख लेते हैं। ये साम्यवाद जो है साम्यवादी राज्य की संकल्पना करते हैं जिसमें कि ना कोई वर्ग होगा ना कोई क्लास होगी और जो है संपत्ति के साधन पे सबका साझा नियंत्रण होगा। वहाँ पर क्या होगा कि क्षमता के अनुसार कार्य होगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन होगा। तो जो है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। जो है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा तो समाज में वर्ग विभाजन होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई गरीब कोई अमीर, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, सब बराबर रहेंगे। तो ये साम्यवादी राज्य की संकल्पना करते हैं जिसमें कि संपत्ति पे सबका साझा नियंत्रण होगा। और रूसो क्या कहते हैं? रूसो निजी संपत्ति को सभी बुराइयों का जड़ मानते हैं और ये कहते हैं कि मतलब इंसान जो है प्राकृतिक अवस्था में ज़्यादा अच्छा था और विज्ञान और कला ने उसके गुणों को, सद्गुणों को छीन लिया, उसकी नैतिकता को छीन लिया। जबकि लास्की कहते हैं, लास्की जो पूंजीवाद को है उसको शांति तरीके से और समाजवाद में तब्दील करने की बात करते हैं, यानी कि जो पूंजी की केंद्रीकरण के ये भी विरोधी हैं। लास्की भी पूंजी के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। तो ऑप्शन 12 का आपका अरस्तु सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने हॉब्स, बोदा, गार्नर और ऑस्टिन। तो जो बोदा हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, बोदा ने। और जो है हॉब्स ने इसको आगे बढ़ाया है और ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर, हॉब्स ने क्या किया है? आगे बढ़ाया, इनकी अवधारणा को आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने चरम सीमा पर पहुंचाया और कानूनी संप्रभुता के जनक कहलाए। लेकिन जो है अगर प्रतिपादक की बात होती है तो वो बोदा है। और अगर गार्नर की बात करते हैं तो गार्नर आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर हो जाते हैं। आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर माने जाते हैं। जबकि बाह्य संप्रभुता के जनक कौन हैं? बाह्य संप्रभुता के जनक हैं ये ग्रोशियस माने जाते हैं। और बोदा ने जो है इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम बोदा ने प्रतिपादन किया था। और इनकी जो है
संप्रभुता संबंधी विचार इन्होंने कौन सी बुक में दिए थे? तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक इन्हें इसी में इन्होंने जो है संप्रभुता संबंधी विचार दिए थे। ये 1576 में जो है पब्लिश हुई थी। 1576 में ये पब्लिश होती है और इसी बुक में इन्होंने संप्रभुता संबंधी विचार दिए। तो अवधारणा के प्रतिपादक अगर पूछा जाता है तो बोधा हो जाएंगे, अगर जनक की बात आती है तो ऑस्टिन हो जाएंगे, अगर एकलवादी संप्रभुता के जनक की बात आती है तो ये हो जाएंगे ऑस्टिन। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 था, ये 15 देखते हैं हम। 15 कहता है कि लाख की प्राकृतिक अवस्था थी, यानी कि लाख की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो लाख की जो है प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? ऑप्शन है आपके साथ समाजवादी, पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक और ऐतिहासिक। तो इसमें जो है लॉक की सामाजिक अवस्था जो है पूर्व राजनीतिक थी। पूर्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक थी। लॉक के अनुसार जो है सामाजिक इनकी प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है? सद्भावना, आपसी सहयोग, शांति और सुरक्षा की अवस्था होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उनको कोई मानता नहीं, यानी कि उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए वहाँ पे कोई क्या है, कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो इसलिए इसको सामाजिक जीवन में उतारने के लिए एक निष्पक्ष सत्ता की आवश्यकता होती है। इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं उनको जो है ये सामाजिक समझौता करना पड़ता है, प्राकृतिक अवस्था को त्यागना पड़ता है। तो उनकी पूर्व राजनीतिक, यानी कि उस समय जो है राजनीतिक अवस्था नहीं थी, वहाँ पर कोई सरकार, कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो वो प्राकृतिक अवस्था क्या हुई? पूर्व राजनीतिक अवस्था हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सरकार की अनुपस्थिति होती है। कानून, सरकार, प्राकृतिक कानून तो होते हैं बट एक अथॉरिटी है उसकी जो है अनुपस्थिति होती है, तो ये पूर्व राजनीतिक हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 16 ओके। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायत राज या सत्य और अहिंसा। तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए समाजवाद का, गांधीवाद के दर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम देखते हैं तो समाजवाद का विकल्प क्या है? सर्वोदय है। सर्वोदय है। सर्वोदय क्या है? एक गुजराती अनुवाद है, गुजराती अनुवाद है। ये इनकी खुद की लिखी हुई बुक नहीं है, बल्कि इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। जॉन रस्किन की पुस्तक, जॉन रस्किन की पुस्तक कौन सी थी? अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट में जो है ये जॉन रस्किन की बुक से ये काफ़ी प्रभावित थे, तो इन्होंने इसका गुजराती अनुवाद किया था और इसी में इन्होंने बोला था समाजवाद का ये विकल्प सर्वोदय को मानते थे, यानी कि सभी के लिए जो है वहाँ पर न्याय व्यवस्था और सभी के लिए सब चीज़ें की उपलब्धि, ऐसा मानते थे सर्वोदय। न्यासधारिता का जो है मतलब ये निजी संपत्ति, न्यासधारिता एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिसमें कि निजी संपत्ति एवं सार्वजनिक उपयोग इन्होंने ऐसा बोला है। ये जो है संपत्ति के ट्रस्टीशिप सिद्धांत कि अपनी संपत्ति को बस उतना यूज करो जितना ज़रूरत है, बाकी समाज की संपत्ति समझ के उसकी रखवाली करते रहो, तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत इसको बोलते हैं। पंचायत राज की बात अगर हम करते हैं तो पंचायत राज जो है ये इनकी एक संकल्पना थी। इनका सोचते थे कि मतलब हर गांव में जो है सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनका खुद का वो सेल्फ, अपने जो वहाँ के क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनके कानून हो, नियम हो और उसी अकॉर्डिंग वो वहाँ पर गवर्न किया जाए, लोकल गवर्नमेंट की बात करते थे। और अगर सत्य अहिंसा की बात करें तो ये इनके 2 हथियार थे जिनका प्रयोग इन्होंने पूरे जीवन भर किया। तो
आज हमने 16 क्वेश्चन कवर कर लिए, क्योंकि नंबरिंग में गलती थी तो कोई बात नहीं। और कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद।